हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में। भूगोल मतलब क्या होता है? एक प्रदेश की जो परिस्थितियां होती हैं, मतलब किस प्रकार से बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक थंब वाला जो है उसको दबाएं, ताकि वीडियो मुझे भी लगे कि आप लोगों को कुछ समझ में आता है, और अच्छा भी लगेगा कि आप लोग मतलब मेहनत करते हैं और समझते भी हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों, अभी तक जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। उनको भी पता चल सके ना कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, और आपकी मेहनत एकदम रंग लानी चाहिए, मतलब आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यही हम कामना करते हैं, पूरा इंस्टीट्यूट आपके लिए यही दुआएं करता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं चैनल से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम CGPSC का, या हमारा CGSI हो, या पटवारी का, प्रमुख रूप से हम PSC और पटवारी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है ये। और आप इसको ये समझिए, एक भी इसका पॉइंट है वो मिस ना करें। अगर मिस कर दिया तो वही एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। भूगोल क्या होता है? भूगोल, गोल कोई चीज, भू मतलब जमीन के अंदर, जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं इस क्षेत्र के अंदर, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग डीपली किसी भी चीज के बारे में अगर हम उसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं तो हमको उस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आता है। और मेरी एक ही थ्योरी रही है कि मैं पहले ही उसके बारे में सारी चीजें क्लियर समझा देता हूँ। पढ़ने में कुछ नहीं रखा है, केवल आप पढ़ते रहिए तो याद नहीं होने वाला। कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इसमें क्या, हमारा छत्तीसगढ़ का जो विभाजन विभाजन छत्तीसगढ़ का, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ का हमारा नक्शा है। सपोज मान लीजिए, पूरा तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, ये है। अब इसकी क्या स्थिति है, कौन से इस क्षेत्र में क्या चीज है, इस क्षेत्र में क्या चीज है, या फिर इस क्षेत्र में क्या चीज है। तो इनमें क्या है, अलग अलग क्षेत्र बांट दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों में अलग अलग, क्योंकि हर चीज जरूर नहीं है जो चीज इस तरह कोरिया में होगी वो सुकमा में भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की जो रचना हुई है, ये एक ज्वालामुखी था, गर्म गोला था, उसके ठंडे होने से उनकी परतें हैं। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कडप्पा सेल थी, गोंडवाना सेल्स थे। तो ये सब हम आज इसी के अंदर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर होगा हमारा इसमें। तो हम इसमें मैदानी क्षेत्र भी पढ़ेंगे, पहाड़ी क्षेत्र भी पढ़ेंगे, और पठार वाले भी पाट क्षेत्र भी पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों याद रहे, कोई भी क्षेत्र बना होगा तो उसमें ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। क्योंकि इसमें मैदान होगा, खेती बाड़ी हो रही होगी, प्लेन क्षेत्र होगा, बस्तर का भी थोड़ा सा होगा, तो वहां पे क्या होगा, अपना हमको क्या प्लेन वाला क्षेत्र भी मिलेगा, मतलब मैदानी क्षेत्र मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र, कुछ क्षेत्र होंगे जहाँ वन वगैरह ज्यादा होंगे, तो वो पहाड़ी क्षेत्र भी होंगे। और पठार, पठार भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, पठार क्या होता है। पठार पे आप रह भी सकते हैं, फसल भी कुछ पैदा कर सकते हैं, वो जो हमारे खनिज वगैरह हैं वो भी काफी मात्रा में पठार के क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे हमारा छोटा नागपुर का पठार वगैरह होगा, इनमें काफी इंपोर्टेंट चीजें मिल जाती हैं। पठार कहीं भी लिखा हुआ पाट, आप याद रखना, पाट शब्द कहीं भी मिलेगा आपको, पाट का मतलब ही पठार होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ एक ऐसी हाइट होती है मिनिमम, मान लीजिए वहां जाके आपका कुछ क्षेत्र क्या होगा, प्लेन टाइप का हो जाएगा। जैसे हमारा मैदानी क्षेत्र होता है, वैसे ही ये पठार का क्षेत्र ऊपर हाइट पर जाके पूरा प्लेन पेज बन जाएगा। मतलब आप कहें तो ऐसा बन जाएगा कि जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पठार वाले क्षेत्र में हूँ, आपको एकदम मैदानी क्षेत्र जैसा लगेगा। वहां पे आपके मकान भी बना सकते हैं, रह भी सकते हैं, ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगी, वनस्पति भी मिल जाएगी, सारी चीजें मिलेंगी। हालांकि तुलना की जाए पहाड़ी क्षेत्र की और पठारी की, तो पठारी रहने के लिए उत्तम है, और पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा होती है, खड़ी पहाड़ियां होती हैं। इसकी क्या होती है, प्लेन होता है, पूरा मैदानी जैसे क्षेत्र होता है वैसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा विभाजन किया गया है छत्तीसगढ़ का, ये 4 भागों में किया है। भौतिक प्रदेशों को, इनके को 4 भागों में, 1 2 3 और ये 4 भागों में आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, छत्तीसगढ़ के भौतिक जो भूगोल है छत्तीसगढ़ का, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये ऊपर वाला भाग हमारा कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा का कुछ क्षेत्र, और बलरामपुर के कुछ क्षेत्र, ये हमारे आएंगे
पूर्वी बघेलखंड का जो मैदान होगा उसके अंदर आएंगे ये वाला क्षेत्र। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको। चित्र से कुछ चीजें क्या ज्यादा क्लियर होती हैं, क्योंकि ये जो चित्र है इनसे हमारा क्या मेमोरी के अंदर कुछ फेस होते हैं। जैसे आपके दोस्त होते हैं, 1000 दोस्त होंगे, सबका नाम आपको लगभग याद नहीं होगा, लेकिन चेहरे याद रहेंगे कि हाँ यार हम रायपुर में फलाने इनसे मिले थे, ये सर मिले थे, ये भैया मिले थे। क्या होता है, फेस को हम पहचान लेते हैं, लेकिन वही अगर हम नाम याद रखें सभी के तो नाम याद नहीं रह सकते। इसलिए इन फेस को पढ़िए आप कि कौन सा क्षेत्र था, किसको क्या कहा गया, आराम से बिल्कुल स्लो चलेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। हमारा ये नहीं है कि चैप्टर क्लियर करना है, चैप्टर नहीं, आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये चैप्टर लगातार चलेगा। क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है या ये वाला सब्जेक्ट कहें आप, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना तो छत्तीसगढ़ के बारे में सब कुछ समझ लिया। आप ये समझिए, क्योंकि जमीन के अंदर वाली चीजें आपने सब कुछ समझ ली है, क्या चीज कहाँ पे है, जमीन के ऊपर क्या चीजें हैं। तो ये भूगोल अगर आपने छत्तीसगढ़ का पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, क्योंकि कोई भी चीजें याद करने की नहीं होती है, ट्रिक से समझी जाती है। कौन से क्षेत्र में क्या चीजें हैं वो भी मेमोरी के अंदर रखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं पूर्वीय बघेलखंड का मैदान, बघेलखंड का मैदान। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, कोई भी चीज होती है ना किसी चीज के ऊपर आधारित होती है। बघेलखंड भी कहा गया तो ये क्षेत्र बघेलखंड में ही आता है। मध्य प्रदेश का भी यहीं पे जो क्षेत्र लगता है वो क्या होता है, बघेलखंड में ही आता है। उधर का पहले जो क्षेत्र था हमारा, छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब, यहाँ से मान लीजिए एमपी और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था ये पूरा बघेलखंड था। बघेलखंड एक रियासत हुआ करती थी। तो ये वाला क्षेत्र क्या हुआ, बघेलखंड वाला क्षेत्र में क्या हुआ, ये जब टूटा तो ये भी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड इसीलिए कहा गया पूर्वी। क्यों कहा गया पूर्वी, कि ये वाला जो क्षेत्र है मान लीजिए एमपी वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा, और इधर कौन सा हो जाएगा, पूर्वी। मान लीजिए ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, वेस्ट है, और यहाँ पे नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो ये वाला ही तो क्षेत्र हमारे पास बचा, तो ये क्षेत्र बचा तो क्या हो गया, पूर्व हो गया, पूर्व दिशा की तरफ हो गया। किसका, बघेलखंड का जो क्षेत्र था उसका पूर्व में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वी बघेलखंड। याद रखना, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ट्रिक होती है कि आपको याद कैसे रखना है। अब अभी तक आप पढ़ते रहेंगे पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड, नहीं याद रह सकता। अब पूर्वी का मतलब समझ लीजिए कि ये जो बघेलखंड पूरा था, इसका जो हिस्सा ये वाला भाग है ये पूर्व दिशा में, इसलिए इसको क्या क्या गया है, पूर्वी बघेलखंड के नाम से इसको अलग से प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो आप याद रखना, पूर्वीय बघेलखंड का मैदान, मैदानी क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको जो 4 भाग हैं भौतिक, उनके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। इसके बाद आता है दोस्तों जसपुर और सामरी पाठ, सामरी पाठ। अभी मैंने आपको एक शब्द बोला था, पाठ का मतलब भी पठारी होता है, इसलिए मैंने उसको इन ब्रैकेट में रख भी दिया ताकि आप मेमोरी में भी रहे, प्लस आपको नोट्स में भी मिल जाए। पूरे टाइप किए हुए नोट्स मिलेंगे दोस्तों आपको, बिल्कुल भी आपको इससे नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और मेरा ये फ़ोन नंबर है 6268727106। आप किसी भी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो प्रोवाइड करा दूंगा। आपको व्हाट्सअप के माध्यम से चाहिए वो मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जो चीज़ चाहिए वो सब मिलेगा आपको। मैंने खुद तैयार किया, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, और वही चीज़ें रखी हैं जो एग्जाम में आती है, ज़्यादा नहीं रखा उसके अंदर दोस्तों। क्योंकि अगर थ्योरी हम ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो वो याद नहीं रहेगी, और उसकी अपेक्षा अगर हम पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज़ को याद कर लें या मेमोरी में बैठा लें तो वो चीज़ें कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो ये क्या है, ये शब्द बोल रहा है जसपुर। जसपुर क्या बोल रहा है, मतलब जसपुर का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये खुद ही बोल रहा है। अपने आप में कोई भी होता है ना, वो क्या करता है, खुद बोलता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, आंसर देने में आसानी होगी। तो ये खुद बोल रहा है जसपुर, जसपुर। ठीक है, जसपुर सामरी, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आएगा इसके अंदर। जसपुर पार्ट जो आएगा वो कंप्लीटली यहाँ से होगा। ठीक है, जसपुर सामरी का जो पार्ट होगा। दोस्तों कोई भी चीज होती है वो क्वेश्चन खुद पूछता है कि आगे पूछ क्या रहा है, आपने वही चीज बतानी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
पीएससी यूपीएससी जब भी एग्जाम आपका लेगी तो उसमें आपको ये नहीं पूछेगी सारा का सारा क्या है, वो कुछ चीजें ट्रिक में लाएगी। हो सकता है वो चित्र में आपके में इतना ही बता दे कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जसपुर और सामरी पाट का जो भाग है वो है। तो आप बोल सकते हैं जो छत्तीसगढ़ का भौतिक जो प्रदेश बांटे गए हैं चार, उनमें से एक है कौन सा है, जसपुर और सामरी पाट का क्षेत्र। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपसे थ्योरी पूछी जाए, इंटरव्यू है कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं, आपको चित्र भी मिल सकता है, आपको नक्शा मिल सकता है, ये क्या चीज है आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आप क्या है यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं बैठना है, बिल्कुल तनाव में नहीं बैठना है कि आप क्या होने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये चीजें आप भूलोगे कभी नहीं जब तक मतलब मुझे याद रखोगे या इस कोचिंग को याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों महानदी बेसिन। अब महानदी क्यों ही लगाया है इसको, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। महानदी 9 जिलों से होकर गुजरते हुए क्या करती है, उड़ीसा के लिए निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये क्षेत्र क्या है, पूरा का पूरा महानदी कवर करके चलती है इस क्षेत्र को। महानदी मतलब यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, महानदी है। इसीलिए क्या प्रमुख नदी होने की वजह से इसको महानदी बेसिन का ही क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, याद रखना मैंने ये भी बताया कहां से कहां तक, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये महानदी बेसिन का क्षेत्र है। ठीक है, मतलब बीच का मान लीजिए, सिर को अलग कर दीजिए, पैरों को अलग कर दीजिए, बीच का हिस्सा मान लीजिए, मतलब इसका धड़ कहें या आप इसके मतलब बीच का पार्ट कहें, 3 भाग बना लीजिए तो बीच का पार्ट ये आपका क्या बन जाता है, महानदी बेसिन। ठीक है, बेसिन महानदी का जो बेसिन बनाता है तो वो ये बेसिन बनाता है। बेसिन भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, आपने नदियों के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, तो उसमें मान लीजिए ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जब नदियां निकलती है ना, तो याद रखना कहीं से पानी तो इकट्ठा होता होगा ना किसी जगह पे, तो वही जो बेसिन होता है ना, वो पानी जो इकट्ठा होता है उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। बेसिन मतलब किसी को इकट्ठा करना। तो ये जो महानदी का क्षेत्र है ये सबको इकट्ठा करता है, इतने क्षेत्र को, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, महानदी बेसिन कहा गया। बेसिन मतलब एक कटोरा होता है ना, आपने घर में देखा होना, जैसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, क्यों वहां सब चीजें क्या है, धान पूरी इकट्ठी हो जाती है। कटोरा मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। कटोरा का मतलब होता है कोई भी चीज आसानी से मिल जाए, कटोरा। कटोरा कोई भी चीज कहीं पे आसानी से मिल जाए, मान लीजिए कहीं पे चीनी आसानी से मिल जाए तो चीनी का कटोरा कहेंगे, कहीं गन्ना आसानी से मिल जाए तो गन्ने का कटोरा कहेंगे। छत्तीसगढ़ में धान आसानी से मिल जाती है तो धान का कटोरा। किसी गांव में मान लीजिए आपके पागल लोग ज्यादा मिल जाते हैं, भाई बुरा मत मानना मैं बता रहा हूँ, पागल लोग ज्यादा मिल जाते हैं। मतलब कैसे पागल, वो वाले नहीं, पत्थर मारने वाले नहीं बताना, जैसे उनको आता कुछ नहीं है, बस आपका समय बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी क्या हो जाते हैं, कटोरा हो जाते हैं आपके गांव के, वो पागल कटोरे के नाम से। तो वैसे ये छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहते हैं, क्यों, यहाँ धान आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गया कौन सा, महानदी बेसिन का। यहाँ तक क्लियर। अब पढ़ेंगे हम दंडकारण्य का पठार। क्यों कहते हैं दंडकारण्य का पठार, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ दंडकारण्य वाला क्या हुआ है, हमारा जो वन है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा क्या है, दंडकारण्य का है, या दक्षिण का हम कहें, दक्कन का कहें इसको। तो यहीं से द्वार है किसका, दक्कन जाने का या दक्कन से वापस आने का, मतलब दक्षिण जाने का भी और दक्षिण से कहाँ पर प्रवेश करना है, उत्तर में प्रवेश करना है। तो ये एक मार्ग समझ लीजिए, एक बाधा समझ लीजिए, जो कौन सा है हमारा, दंडकारण्य। यहाँ पर काफी एक पौराणिक कथाएं बताते हैं, भगवान श्री राम यहाँ पे आए थे तो इन लोगों ने क्या किया था, जो राक्षस थे इस क्षेत्र में उनका सबका वध किया था और इस क्षेत्र को मुक्त कराया था। तो ये वही दंडकारण्य का ये क्या है, क्षेत्र है। तो आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्षेत्र है ये। ठीक है, काफी चीजें हमको खनिजें इसके अंदर से मिलेंगी। तो अब ये क्या हो गए हमारे 4 जो भौतिक प्रदेश थे, हमने इनके बारे में पढ़ा कि कहां से कहां तक कौन से प्रदेश है। अब क्या होता है, कोई चीज आपको बता दी, मान लीजिए आपका गांव का नाम है रामगढ़, बता दिया कि रामगढ़ हो गया, एक मानपुर हो गया, एक कुछ और हो गया, 3-4 गांव बता दिए, और उस गांव की क्या कर दी, एक पंचायत कर दी। अब उस गांव में क्या होता है, मान लीजिए
ये एक गांव है जहाँ पे क्या है, पंचायत है, ठीक है, पंचायत। और यहाँ पे क्या है, एक गांव यहाँ पे है और एक गांव यहाँ पे है। मान लीजिए 4 गांव की एक पंचायत है, ठीक है, 4 गांव की एक पंचायत है। उसमें क्या होता है, पता चल गया हमको कि ये पंचायत है कौन सी, रामगढ़। लेकिन ये जो 3 गांव और भी हैं उस पंचायत के अंदर, तो इनमें क्या विशेषताएं ऐसी हैं, क्या इनके अंदर वो चीजें हैं। तो ये 4 गांव तो हमने पढ़ ली है, कौन सा गांव किस जगह पे। अब इनके अंदर विशेषताएं क्या है, मान लीजिए आपके सरपंच के अंदर क्या विशेषता है, आपके पंच के अंदर क्या विशेषता है, आपके गांव के कार्यकर्ताओं के अंदर क्या विशेषता है, जो सर्विस कर रहे हैं, टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, उनकी क्या विशेषता है, मान लीजिए आपका स्कूल है उसकी क्या विशेषता है। तो हर चीज की क्या है, एक विशेषताएं होती हैं। वैसे ही इन 4 क्षेत्रों की अब क्या बनने वाली है, विशेषताएं बनने वाली हैं। किस क्षेत्र में क्या चीजें हैं, मैदान ज्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, या पठार वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो किस चीज के अंदर कौन सी खनिज ज्यादा है। तो खनिज पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं वहां पे। जैसे पहाड़ वाला क्षेत्र है तो कौन कौन सा है, मेकल श्रेणी हो गई, छुई खदान वाला क्षेत्र हो गया, अबूझमाड़ वाला हो गया, चांग बखार वाला हो गया। ये सब क्षेत्रों के बारे में हम बिल्कुल ही वीकली पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग सब समझ सकें। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को बता दूंगा। दोस्तों हम एकदम फ्रेंड की तरह पढ़ाई करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। बस अपना मैटर है कि आप उनको समझाना है, ठीक है। अब पढ़ने वाले हम इन 4 भागों के बारे में कि मैदान कहाँ पे है, पहाड़ी कहाँ पे है और पठार कहाँ पे है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैदानी क्षेत्र कहाँ कहाँ है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो हो गया। तो छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है दोस्तों किस भाग को, बीच वाला जो भाग है इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। उसके बाद बस्तर का मैदान। तो दोस्तों बता दूं, जो मैंने नीचे वाला भाग आपको बताया था ये है हमारा नीचे वाला पार्ट बस्तर वाला। लेकिन इसमें कुछ भाग पहाड़ी भाग है, पठारी भाग है, कुछ भाग क्या है, मैदानी भाग है। मतलब बस्तर में भी कुछ मैदान है। उसके बाद कोटरी बेसिन हो गया, सारंग बेसिन हो गया, कोरबा हो गया। तो ये वाले क्षेत्र बेसिन वाले पड़ गए, ठीक है। उसके बाद हसदो रामपुर बेसिन हो गया, सरगुजा हो गया, और हिंद बेसिन हो गया, कंधार बेसिन हो गया। तो ये वाला भी क्षेत्र क्या हुआ, कुछ मैदानी क्षेत्र हो गया। तो दोस्तों इनमें क्या है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी है, कुछ मैदानी क्षेत्र भी है, कुछ पठार वाले भी हैं। इसके बाद मेकल श्रेणी होगी। तो इधर हमारा जो रायनंदगांव से लेके अपना कवर्धा तक का जो क्षेत्र है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मेकल वाला जो क्षेत्र हुआ था वो वाली मेकल श्रेणी आ जाती है यहाँ पे। छुई खदान वाली पहाड़ियाँ आ जाती हैं। अबूझमाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है, ये नारायणपुर बीजापुर वाला जो क्षेत्र होता है अबूझमाड़ वाला आ जाता है। अबूझमाड़िया जो जातियाँ हैं या दंडावी माड़ियाँ हैं तो वो यहीं पे जातियाँ पाई जाती हैं। चांग बखार का या देवगढ़ वाली पहाड़ियाँ हो गई तो ये हमारी कोरबा वाली साइड में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि क्षेत्र वाइज हमने इनके पढ़ने, पूरा हम चित्र से पढ़ेंगे ताकि आराम से हमको आसानी से समझ में आ सके। पूरा हमने जो PDF भी बनाया वो भी पूरा चित्र से बनाया, हर चीज उसके अंदर पॉइंट की गई है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके, ठीक है। उसके बाद मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट। तो ये सारे पार्ट हमारे कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो भाग 2 हमने पढ़ा था जसपुर और सामरी का जो पार्ट पढ़ा था उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पेंड्रा लोमी पठार हो गया, धमतरी महासमुंद्र का हो गया। तो ये क्या है, जैसे हमारा धमतरी वाला और महासमुंद्र वाला क्षेत्र है, ये भी कुछ हद तक आप कभी गए होंगे, ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पार्ट मिलेगा आपको, पूरा नहीं मिलेगा। पूरा होगा तो क्या बन जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र बन जाएगा। तो कुछ हद तक क्या होगी, हाइट होगी, फिर प्लेन होगा, हाइट होगी, मैदानी क्षेत्र होंगे। ये क्या होते हैं, पठार होते हैं। क्योंकि पठार पे क्या है, कुछ हाइट पे जाने के बाद एक प्लेन जैसा पेच मतलब मैदानी भाग आ जाता है। तो वो क्या है, जैसे ये मान लीजिए आप ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे भाग बनते हैं ना ऊपर का, तो ये हमारा क्या है, एक मैदानी भाग बन जाता है। और पहाड़ों का कैसे बनता है दोस्तों, तो वो बता देता हूं मैं पहाड़ों का आपको। पहाड़ों में ऐसे बनेगा, ऐसे करके। अब इस चट्टान के ऊपर कौन जाएगा, कौन घर बनाएगा, कौन रहेगा, खेती करेगा, कैसे करेगा। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, जो पठारी भाग है इसमें आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और रहने के लिए आप रह भी सकते हैं, बस्ती भी बसा सकते हैं, ठीक है।
जैसे हमारा छोटा नागपुर का पठार हो गया, तिब्बत का पठार हो गया, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ हम बस्तियों को बसा सकते हो, खेती भी कर सकते हो। उसके बाद दुर्ग उच्च भूमि, मतलब ये हमारा जो दुर्ग वाला भाग है। मतलब आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, ये जो क्षेत्रों के कुछ के नाम रख दिए गए तो इससे हमको जाहिर हो जाती है वो चीज कि ये कहाँ पे है। जैसे दुर्ग उच्च भूमि मतलब ऊंची, मतलब दुर्ग के अंदर कुछ भाग क्या है, ऊंचा है। अब कहाँ पे होगा, जिधर डोंगरगढ़ साइड वगैरह का एरिया है वो होगा, क्लियर है। बस्तर का पठार, तो बस्तर का पठार मैंने अभी आपको बताया था, बस्तर का मैंने आपको पहले मैदान भी बताया था। बस्तर का मैदान ये पढ़ा था हमने, बस्तर का मैदान और बस्तर का पठार, मतलब आधा मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, और आधा मान लीजिए बस्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ऐसे मान के आप याद करके चलिए, तभी आप याद इन चीजों को कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो भूगोल था, उसमें हमने विभाजन पढ़ा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ था। तो 4 भागों में हमने इसको विभाजित किया गया। 4 प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। तो हमने 4 क्षेत्र पढ़ लिए इसके। पूर्वी बघेलखंड का हो गया, जसपुर सांवरी पार्ट हो गया, महानदी बेसिन का होगा, दंडकारण्य का पठार हो गया। तो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसको आप जितना भी रटेंगे ना तो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसको क्या करना है, आपने एक मेमोरी में इसको सेव करके रखना है, ताकि आपको क्या हो सके, ये बिल्कुल आसानी से याद हो सके। जैसे मैदानी प्रदेश हो गए, पहाड़ी प्रदेश हो गए, पठारी प्रदेश हो गए, तो ये मैंने आपको चित्र से बताया कि कौन से कहाँ है। तो क्रम में आपने अगर याद कर लिए तो हर चीज भूल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कभी आप वो रेलवे स्टेशन जाएंगे या एयरपोर्ट जाएंगे, तो आपकी सुरक्षा की जाएगी, मतलब एक सर्चिंग की जाएगी आपकी बॉडी की। तो वो कभी या तो ऊपर से करते होंगे या नीचे से ऊपर की तरफ करते होंगे, एक ही तरफ से करेंगे। तो उनको क्या है, उस चीज के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये वाला हमने क्षेत्र सर्च कर लिया। वैसे ही मान लीजिए कि ह्यूमन पार्टी, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ का जो हमारा नक्शा है उसको मान लीजिए ह्यूमन पार्टी। तो ह्यूमन पार्ट समझ के आप इनको याद करेंगे तो बिल्कुल आप एक एक पॉइंट याद कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना हमारे अंदर 208 हड्डियां हैं, कौन सी हड्डी कहाँ पे है, तो ऐसे इन चीज़ों को भी आप याद कर सकते हैं और बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं हम मैदानी जो हमारा प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले पूर्वी बघेलखंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, पढ़ रहे थे अभी क्या, पूर्वी बघेलखंड का जो पठारी मैदानी क्षेत्र है, पठारी भी है और मैदानी भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे पठार भी हैं और पहाड़ी भी हैं, मैदानी क्षेत्र। तो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 16.16 मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसका परसेंट, इसका छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसका परसेंट कितना है, 16.16%। ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम किलोमीटर का देखें कि कितना किलोमीटर इसने क्षेत्रफल को घेरा हुआ है, तो हमारा इसमें क्षेत्रफल आता है 21,863 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि आपको पता होगा वर्ग किलोमीटर कैसे होता है, वर्ग जानते हैं आप, ऐसे वर्ग होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, वो क्या होता है, वर्ग हो जाता है। तो ऐसे ही इस क्षेत्र का, यहाँ से जो भी है क्षेत्र, इस क्षेत्र का ये वाला पूरा क्षेत्र नहीं है इसमें, ये पूरा मैंने कौन सा सरगुजा वाला पूरा जसपुर वाला, अपना ये जसपुर वाला भी हमने क्या कर लिया, इसमें ले लिया। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र, ये क्या है हमारा पूर्वी बघेलखंड है, इसको भी हटा ही देते हैं ताकि क्लियर रहेगा। ठीक है, ये वाला जो ऊपर का क्षेत्र है ये है 16.16% और 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर प्रमुख चीजें क्या क्या है। पहली बात बता देता हूँ, मध्य प्रदेश से होकर एक नदी जाती है सोन नदी, और गंगा नदी में कहाँ पर, बिहार में जाके मिल जाती है, जगह है दीनापुर। तो ये जो सोन नदी जाती है मध्य प्रदेश से होती है, तो ये हमारे कोरिया वाले क्षेत्र से टच होते हुए जाती है, निकल के जाती है। तो इसको कुछ लोगों ने माना है कि जो सोन नदी का बेसिन है, इस क्षेत्र को सोन नदी का बेसिन भी कह सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको महानदी का बेसिन बताया था, तो ये पूरा क्षेत्र महानदी का बेसिन है। क्यों है, तो पूरे क्षेत्र का पानी एक ही जगह इकट्ठा होकर कौन सी ले जाती है, महानदी ले जाती है। तो पूरा क्या एक कटोरी की तरह, तालाब की तरह बन जाता है, वो क्या हो जाता है, बेसिन हो जाता है। वैसे अगर यहाँ से होकर सोन नदी बह रही है
तो इस क्षेत्र का भी इसमें कुछ भाग जाता होगा, इसीलिए इसको क्या कह दिया, सोन नदी का बेसिन बता दिया। लेकिन नोट कर लेना, शायद पेपर में पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि सोन नदी का बेसिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नंबर 1 पॉइंट, इसमें गंगा नदी और महानदी का जो जल है, मान लीजिए गंगा नदी यहाँ से बह रही है और महानदी आपकी यहाँ से होके बह के जा रही है। इन दोनों नदियों के बीच में, मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों जगह का जो पानी है ये मिल ना सके, इसलिए इनको अलग अलग करने के लिए क्या किया गया है, ये पूर्वीय बघेलखंड का पठार है, ये क्या करता है, दोनों पानियों को अलग अलग करने का काम करता है। अगर ये पठारी क्षेत्र नहीं होता तो ये पानी कहाँ जाता है, गंगा नदी में, या गंगा नदी का पानी कहाँ जाता है, महानदी के अंदर। इसलिए इस पॉइंट को आप बिल्कुल रट लेना, रट क्या लेना, आप एक मेमोरी में बना लो। मैंने आपसे बोला हर चीज की एक पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पिक्चर बनानी है, गंगा और महानदी का जो पानी है, तो इसको क्या है, ये मिलने नहीं देता। इस कारण क्या है, ये दोनों का विभाजन का काम करता है या विभाजक का काम करता है। ये जरूरी नहीं है कि विभाजन लिख दिया तो विभाजन ही होगा, विभाजक का भी लिख देना, ठीक है। विभाजक विभाजक दोनों का क्या करता है, विभाजक का काम करता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में क्या है, सेल पाए गए। सेल मतलब होता है चट्टान, चट्टान क्रस्ट भी बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आर्कियन सेल समूह कहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, मान लीजिए कैमूर पहाड़ियाँ, रायगढ़ की पहाड़ियाँ और देवगढ़ चांदबुखार की पहाड़ियाँ। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनमें क्या है, आर्कियन सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गोंडवाना सेल समूह की क्या है, प्रधानता। प्रधानता का मतलब होता है अधिक, किसी भी चीज की क्या हो, अधिकता हो जाए, वो ही क्या प्रधानता, मतलब एक मान्यता है उस चीज की कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गोंडवाना सेल के समूह पाए जाते हैं। और जहाँ पे गोंडवाना सेल समूह पाए जाते हैं, वहां पे दोस्तों खनिज में क्या निकलता है, कोयला सबसे ज्यादा निकलता है। पर्याप्त मात्रा में हमारा कोयला, कोरिया वगैरह, जसपुर का जो पार्ट्स वगैरह के एरिया है, यहाँ से ही बहुत मात्रा में क्या है, कोयला निकलता है। देखा भी होगा कभी आप स्टेशन पर जाना, रायपुर या दुर्ग वगैरह में जाना, तो यहीं से आपको गाड़ियां आते हुए काफी मिलेंगी नागपुर वाले क्षेत्र में जाने वाली। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोयले की खदानें ज्यादा है। क्यों है कि गोंडवाना सेल समूह की क्या है, यहाँ पे प्रधानता है। मैंने आपको बताया प्रधानता का मतलब, आप ये चीज, जैसे मैंने अभी बोला कटोरा, जो शब्द मैंने बताया आपको कटोरा, मान लो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे धान आसानी से मिल जाती है। वैसे यहाँ प्रधानता का मतलब वही है, वो चीज आसानी से मिल जाती है। मतलब गोंडवाना सेल समूह जहाँ पर भी होंगे भारत के अंदर, कहीं पे भी मिल जाए आपको, तो ये मिलेंगे कहाँ, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में। तो गोंडवाना के सेल समूहों में क्या है, कोयले की प्रधानता ज्यादा है, कोयला ज्यादा निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है, मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी क्या है, ज्यादा मिलती है, और काली मिट्टी भी यहाँ पे कहीं कहीं जगह पर मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, चावल, ज्वार, तिल और अलसी, इसकी खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। चावल मतलब धान की खेती, ठीक है, चावल नहीं होता पर धान होती है, क्लियर। तो धान, ज्वार, तिल और अलसी, इनकी 4 फसलें जो हैं, कपास भी होती है क्योंकि कुछ क्षेत्रों पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये मिट्टी का हो गया। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत ही कमेंट कर सकते हैं कि मुझे सर ये चीज नहीं समझ में आई है, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आपको बता देता हूँ बच्चों, ये याद रखने वाली चीज है। एक तो यहाँ पे हिंद बेसिन, ये पड़ता है हमारा कहाँ पे, सूरजगढ़ वाले क्षेत्र में, और कंधार बेसिन पड़ता है बलराम वाले क्षेत्र में। मतलब ये 2 बेसिन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसमें, पूर्वी बघेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीजें और कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे औसत वर्षा, औसत का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ष, मतलब 12 महीने 24 घंटे जितनी भी वर्षाएं हो जाती हैं, उसका औसत कितना होता है इस क्षेत्र के अंदर। तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, 100 सेंटीमीटर अगर किसी 1 घंटे के अंदर बारिश हो जाए किसी एक स्थान पर, कितनी, 100 सेंटीमीटर, तो आप ये समझ लेना बादल फट चुके हैं उस जगह। अगर 100 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा 1 घंटे में, ये 1 साल की बात नहीं चल रही है, 1 घंटे में, तो आप बोलेंगे कि 125 लिखा है सर, ये तो यहाँ बादल फट गए होंगे। नहीं, यहाँ औसत वर्षा है साल भर की, कि इतनी वर्षा यहाँ पे
होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी वर्ष कम भी ज़्यादा भी कुछ भी हो, किसी महीने ज़्यादा हो जाए, बारिश कम हो जाए, लेकिन औसत वर्षा हमारे ईयर की होती है, वर्ष की होती है। ठीक है, उसके बाद औसत ऊंचाई किसकी, इस क्षेत्र की, न कि पूरे छत्तीसगढ़ की पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये वर्षा भी इसी क्षेत्र की है, न कि पूरे छत्तीसगढ़ की। कौन सा क्षेत्र, पूर्वी बुंदेलखंड का जो मैदान है उस क्षेत्र में। मैदान और पठारी दोनों चीजें हैं यहाँ पे, पहाड़ भी हैं और हमारा पठारी क्षेत्र भी है ये, और यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी है। सारी चीजें मिली जुली हैं यहाँ पे। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या चीजें छत्तीसगढ़ का, बस्तर का जो मैदानी भाग वगैरह इसके अंदर आएंगे, पहाड़ी की चांद बुखार, रामगढ़ वगैरह की पहाड़ियाँ आएंगी। और हमारे पठार क्षेत्र भी पढ़े थे हमने, सामरिक पठार, जसपुर वगैरह के जितने भी पाठ वगैरह जो क्षेत्र थे वो भी हमने पढ़े थे। तो बच्चों अभी हम क्या है, इस क्षेत्र के अंदर कितनी बारिश हो रही है, 125 सेंटीमीटर औसत, और ऊंचाई इसकी औसतन कितनी है, 700 मीटर। ठीक है, क्लियर यहां तक हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने ये ट्राइंगल जैसा बना रखा है। ये ट्राइंगल का मतलब है उस जगह के अंदर सबसे ऊंची हाइट, मतलब पूर्वी बुंदेलखंड के अंदर इस जगह पर, कहाँ पे, कोरिया के अंदर सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे है, देवगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र में, देवगढ़ का वाला जो क्षेत्र है या देवगढ़ वाली जो जगह है वहां पे 1033 मीटर ऊंचाई क्या है, इस पहाड़ी की सबसे टॉप ऊंचाई कहें या पूर्वी बुंदेलखंड की टॉप ऊंचाई कहें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई है 1033। ये पॉइंट याद कर लेना। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो याद करने के होते हैं, 4-5 पॉइंट ही मिलेंगे आपको इस नक्शे में भूगोल के अंदर याद करने के। बाकी चीजें सब आपने क्या करनी है, एक फिल्म की तरह, मेमोरी की तरह आपने बना के रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। मिट्टियां क्लियर हो गई यहाँ पे। इसके बाद सेल्स समूह जो मैंने बताया आपको वो हो गए। आपको बता देता हूँ आर्कियन सेल समूह क्या, कैसे बनते हैं, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारे आर्कियन सेल समूह हैं, तो जो हमारा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी के फटने से हमारी कुछ परत बन जाती हैं। तो वो परतें धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं, चट्टानें बनने लगती हैं। तो उन चट्टानों का क्या होता है, एक उनके अंदर कुछ खनिजे भी बनते जाते हैं, क्योंकि भाई ज्वालामुखी कहाँ से निकला, पृथ्वी के अंदर केंद्र से निकलता है। तो केंद्र से निकलता है तो उसकी चीजें, उसके साथ कई खनिज भी निकलते हैं। तो जब वो ठंडा हो जाता है, पूरा कई वर्ष लगते हैं ठंडे होने में, तो वो एक चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने खेत में जाके, मेड़ देखना, कहीं ऊंची होगी तो कहीं नीची होगी, फिर ऊंची होगी, नीची, क्यों, तो हो सकता है आपने वहां की मिट्टी काट दी होगी। तो ऐसे ही है ज्वालामुखियों के, जरूरी नहीं कि एक जैसा ही पूरा होगा, तो उसका जब फैलता हुआ नीचे की तरफ ढलता हुआ जाता है तो एक चट्टानों का रूप धारण करता है। तो ये आर्कियन जो सेल समूह है, ये हमारे आग्नेय चट्टाने, आग्नेय जो चट्टाने हैं, इनके क्या होता है, निक्षेपण से, निक्षेपण मतलब होता है किसी चीज का, मान लो ये चट्टान, ये चट्टान, ये चट्टान, इनमें आपस में जैसे टकराव हो रहा है। ठीक है, इनके टकराव होने से घिस घिस के क्या होती है, यहाँ पे इकट्ठे होते जाते हैं। मान लीजिए ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब ये जो चट्टाने रूप धारण करेंगी, ये कौन सी करेंगी, आर्कियन सेल समूह का रूप धारण करेंगे। एक दिन आपको मैं पूरा का पूरा आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कि कैसे चट्टानें टूटती हैं, क्या होती हैं, पूरा वीडियो दिखाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, चांद बुखार की देवगढ़ की पहाड़ियां वाला क्षेत्र भी हमने पढ़ लिया, ये वाला क्षेत्र हो गया। इन्हीं में सबसे टॉप कौन सी चोटी है, ये सबसे टॉप चोटी है देवगढ़ की, 133 मीटर। कैमूर पर्वत श्रृंखला, तो बच्चों ये वाली जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला है हमारी, कहाँ पे, कोरिया के अंदर है कैमूर पर्वत श्रृंखला। उसके बाद रायगढ़ की पहाड़ियां, तो ये हमारा जो क्षेत्र है सूरजगढ़ और ये हमारा सरगुजा वगैरह का क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, इसके बीच में ये जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ेगा ये हमारा आएगा रायगढ़ की पहाड़ियां। अब आप ये मत समझना कि रायगढ़ जिला यहाँ पे है तो रायगढ़ की पहाड़ियां वहां क्या हुई, रायगढ़ जिला था, वो टूट टूट के जिले अलग बनते गए, नए जिले बनते जा रहे हैं, पहाड़ी तो उसी के नाम से एक बार रख दी तो वही हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इनका जब छोटे छोटे जिलों में बदल जाते हैं तो आपकी भूगोलिक स्थिति भी बदलती जाती है। तो आपको लगेगा रायगढ़ की वहां पर क्यों गई पहाड़ियां, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गए तीनों पॉइंट, क्योंकि ये पर्वत चोटियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 इंपोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं थी इसके अंदर जो हमने बता दी है, और इम्पोर्टेंट था इसका टॉप पॉइंट था वो बता दिया हमने, कितना, 1033 मीटर। ठीक है,
अब मैं आपको ये वाला जो पॉइंट छूटा हुआ था इसको बता देता हूँ। एक सोनहट जगह पड़ती है कोरिया के पास, कोरिया के पास एक सोनहट, कोरिया जिले के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा, मतलब मान लीजिए कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ पे एक कोई उठी हुई जगह, जैसे आपने नक्शा देखा होगा ना, ऐसे करके नक्शा है इसका, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से होकर गुजरती है और यहीं से भारत मानक मतलब देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा है वो यहीं से होकर गुजरती है और किसको काटती है, कर्क रेखा को काटती है। कहाँ पे आके काटती है, ये हमारी काटती है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहट, सोनहट जगह पर आके ये क्या करती है, काटती है एक दूसरे को। और जिस जगह पर ये आके काटती है तो उसको क्या इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन बोल देते हैं इस जगह को, ठीक है, इंटरसेक्शन बोल दिया, देख लीजिए आप, इंटरसेक्शन बन गया दोनों का। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आके इंटरसेक्शन बनता है। ये भारतीय मानक समय क्या होता है, मतलब इसी देशांतर रेखा से क्या करते हैं हम, भारत का जो समय है उसको हम ज्ञात करते हैं कि हमारा समय किस घड़ी के अनुसार चल रहा है। तो ये भी हम एक दिन क्लास लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इसको, मतलब भूगोल में ही इसको चैप्टर को डाल देंगे और इसको पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बारे में कौन सी कितने डिग्री पे, कितने डिग्री कम होने से कितना समय में परिवर्तन आता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्लियर हो गया टॉपिक, किसका हो गया, पूर्वी बुंदेलखंड का हो गया। कल इसी समय पर ठीक हम फिर 6 बजे कल शाम को इसी टाइम आपसे मिलेंगे और उसमें हम पढ़ने वाले हैं किसको, पाट वाला जो क्षेत्र था सामरिक जसपुर सामरी पाट वाले को। दूसरी बात है उसका हमने महानदी वाला बेसिन था उसको पढ़ेंगे और बस्तर का जो मैदानी पठारी क्षेत्र थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जितना जल्दी आप समझ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि पीएससी और एसआई और आप पटवारी के अंदर काफी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद आप करेंगे तो काफी सब्जेक्ट होते हैं पीएससी के लिए, तो आप बार बार क्या करेंगे, इतने सब्जेक्टों को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। कल इसी समय